जो नाड़ी है, ये नाड़ी क्या प्रॉपर आयुर्वेद में कोई अलग से विभाग जैसे बोलते हैं, वो उस तरीके का विभाग था या है आज के समय पे? क्यों आज के टाइम पे ऐसे नाड़ी देखने वाले ऐसे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं? नाड़ी जो प्रारंभिक जो आयुर्वेद था, जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वैदिक आयुर्वेद जो था, उसमें नाड़ी का जिक्र नहीं आता है। अच्छा। उसमें नाड़ी का वर्णन नहीं है। उस समय ये कहा गया है कि रोगी से प्रश्न पूछ करके, रोगी को देख करके, दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेत च रोगिणम, यानी कि रोगी को देखिए, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी आंख चेक कीजिए, उसकी जीभ चेक कीजिए, दर्द के भाव को चेक कीजिए, यानी कि ऑब्जर्व करके, फिर उसके बाद आता है स्पर्शन करके कि आप उसको छू करके कि उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है या ठंडा तो नहीं हो रखा है ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर से, तो स्पर्श करके और प्रश्न पूछ करके कि भाई आपको क्या तकलीफ है। इस प्रकार से जो है त्रिविध रोगी परीक्षा वैदिक काल के उसमें वर्णित है। वहां पे नाड़ी शब्द कहीं नहीं है। लेकिन समय के साथ जब आयुर्वेद आगे बढ़ा, उसमें नई नई चीजें जुड़ती गई, तो उसमें नाड़ी परीक्षा भी शामिल हो गई। क्योंकि नाड़ी परीक्षा, हमारे शरीर में जो नाड़ियां दौड़ रही हैं, उनकी गति से भी हम लोग काफी हद तक ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की जीवनी शक्ति कैसी है। इस समय वो रोगी आपके पास आया है, उसकी नाड़ी की गति क्षीण है, या उसकी नाड़ी जो है बहुत तेज चल रही है, या उसकी नाड़ी जंपिंग स्टेज में है। तो नाड़ी हम देखते हैं कि जो कर अंगुष्ठ मूले धमनी या जीव साक्षिणी, जनरल प्रैक्टिस में भी आप देखते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की ये कंफर्म करना होता है कि वो मर गया है या जिंदा है, तो उसकी नाड़ी चेक करते हैं कि पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है। जो कर के अंगुष्ठ, यानी कि जो हमारे अंगूठे के मूल में जो धमनी जो है, जीवन की साक्षिणी है कि अगर ये धमनी चल रही है, इसमें स्पंदन है, तो व्यक्ति जीवित है, और नहीं तो अगर स्पंदन नहीं है तो ये मर गया। तो कर अंगुष्ठ मूले धमनी या जीव साक्षिणी तस्याम परीक्षित, उसकी परीक्षा करनी चाहिए। दूसरा, नाड़ी की जरूरत कब पड़ी कि जब हम लोग मुगल शासन काल में थे, या कि जिस समय पर्दा प्रथा बहुत हावी हो गई, बुर्का प्रथा बहुत हावी हो गई, जिसमें कि महिलाओं को किसी को छूना, किसी को महिलाओं को से ज्यादा बात करना जो है वो नहीं था। तो तत्कालीन जो वैद्य थे, उन्होंने जो है परिष्कृत किया, और स्पर्शन जो शब्द आया है, तो नाड़ी में भी तो हम स्पर्श ही कर रहे हैं, बस एक पर्टिकुलर धमनी पे स्पर्श कर रहे हैं, और उसके स्पंदन या उसकी गति के आधार पे ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एनर्जी कितनी है। अच्छा। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि हमें फीवर चेक करना है, तो फीवर में हम देखते हैं कि भाई पल्स रेट कितना है, पल्स चेक करते हैं कि भाई अगर जो है हाई ग्रेड फीवर है तो उसके पल्स रेट भी बढ़ा हुआ होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी पल्स का महत्व है। ऐसे ही जो है उस समय भी पल्स देख करके कि इसका वात बढ़ा हुआ है, इसका पित्त बढ़ा हुआ है, इसका कफ बढ़ा हुआ है, इस पे उन लोगों ने जो है शोध किया, और उसके बाद कुछ सिद्धांत बनाए। जब पर्दा प्रथा बहुत हावी हो गई थी, स्त्रियों का जो है सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा ओपन नहीं होती थी लेडीज, और जब उनकी तबीयत खराब होती थी, तो उस समय के जो तत्कालीन वैद्य थे, वो उनके पल्स पे, जिसको हम लोग कहते हैं जहाँ पे नाड़ी परीक्षा करते हैं, उन पे धागा बांधते थे, और उस धागे को अपने हाथ में लेकर के उसके स्पंदन के आधार पे ये डिसाइड करते थे कि इनका वात बढ़ा हुआ है, इनका पित्त बढ़ा हुआ है, कि इनका कफ बढ़ा हुआ है। तो सोचिए कितना उनकी तपस्या या कितनी उनकी प्रैक्टिस रही होगी कि नाड़ी यहाँ पे है, आज की तारीख में तो हम डायरेक्ट छू लेते हैं, लेकिन वो लोग धागा बांध करके और फिर उसकी डोर को अपने पास लेकर के उस डोर से ये जानने की कोशिश करते थे कि इनकी नाड़ी की गति कैसे आ रही है, ताकि महिला रोगी को छूना भी ना पड़े, और उनको भी ये पता चल जाए कि इनकी जो है इस दोष की नाड़ी बढ़ी हुई है। जैसे मैंने कहा ना कि वात जो है गति प्रधान दोष है, तो अगर आपको जो है वातज रोग कोई हो गया है, या आपका वात दोष प्रकोपित हो गया है, तो आपकी जो नाड़ी का स्पंदन आएगा वो बहुत तेज आएगा, बहुत फास्ट आएगा। अगर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो वो जो है एक जंपिंग फॉर्म में जो है, क्योंकि अग्नि जो है ऊपर ऊर्ध्वगत होती है, तो उसका अलग पल्सेशन आएगी। अगर आपकी नाड़ी बहुत स्लो हो रखी, बहुत धीमी चल रही है, तो क्योंकि कफ का भी मैंने लक्षण बताया था कि कफ वाले बहुत, कफ का गुण है धीमे धीमे काम करना, तो अगर कफ की अधिकता हो गई है तो व्यक्ति और स्लो डाउन हो जाएगा, और उसकी जो नाड़ी है उसकी गति भी जो है स्लो हो जाएगी। तो इस आधार पे उन्होंने ऐसे सूत्र बनाए कि जिनको परीक्षण करके जो है नाड़ी से ही रोग की परीक्षा हो जाती थी। फिर धीरे धीरे नाड़ी विज्ञान में और ज्यादा डेवलपमेंट हुए, और नाड़ी को जो है आयुर्वेद में रोग परीक्षा का एक मुख्य साधन बनाया गया। और जैसे वैदिक काल में रोग की परीक्षा 3 प्रकार से होती थी, फिर बीच का जो ये मध्यकाल आया, इसमें जो है अष्टविध रोग परीक्षा आ गई। 8 प्रकार में उसको डिवाइड कर दिया कि 8 प्रकार से आप रोग की परीक्षा करिए, यानी इन्वेस्टिगेशन करिए। और उसमें सबसे पहले था नाड़ी। अच्छा। नाड़ी, मूत्र, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, कि आप नाड़ी देखिए,
आप उसके यूरिन को चेक करिए, आप उसके मल को चेक करिए, आप उसकी जीभ को चेक करिए, आप उसके शब्द को चेक करिए कि वो कराह रहा है या फंबल है, वाइब्रेशन तो नहीं है, नॉर्मल ये कैसे बात करता था और इस समय ये किस वाइब्रेशन के साथ उसकी आवाज निकल रही है। तो शब्द हो गया, स्पर्श भी उसमें रखा गया कि आप छू करके देखिए कि उसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा हुआ है। उसकी आंखों को देख चेक करिए और उसकी आकृति को चेक करिए कि अचानक से बहुत कमजोर तो नहीं हो गया है, बहुत क्षीण तो नहीं हो गया, बहुत मोटा तो नहीं होता जा रहा है, स्थूल तो नहीं होता जा रहा है। फिर 8 प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तब रोग निर्धारित करने का नियम था। और आज भी ऐसे कई नाड़ी वैद्य हैं कि जो बिना अल्ट्रासाउंड के आपकी नाड़ी देख करके ये बता देंगे कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या आपके जो है हार्ट में प्रॉब्लम है या आपको कैंसर है या आपको पेनक्रेटाइटिस है। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना है और आयुर्वेद को लेकर मिसकंसेप्शंस और मिथ आपके पास भी कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें आपको उन सभी चीज़ों के बारे में फिर से दोबारा अच्छे से बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।